कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। तभी इन्हीं में से एक आदमी अपने ऑफिस से घर आकर खुद को आराम देने के लिए वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। अगले दिन जब वह ऑफिस के लिए बाहर निकलता है तो अचानक उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अलग ही जगह में पाता है। उसके सामने एक औरत खड़ी होकर उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। वह यह सोचने लगता है कि आखिर ये औरत है कौन। उसे लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल लाया गया है और यह लेडी एक नर्स है। लेकिन तभी वो अपने ऊपर एक उड़ते हुए डॉग को देख काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी उस कमरे में एक मेड आती है और उस लेडी से कहती है कि आपकी चाय तैयार है। फिर वह उस आदमी को देखते हुए कहती है कि आपका बेटा बहुत ही प्यारा है। तभी वह आदमी मेड की ट्रे पर अपने रिफ्लेक्शन को देख चौंक जाता है। उसे यह विश्वास नहीं होता कि वो एक बच्चा बन गया है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। वास्तव में उसका जन्म एक अलग ही दुनिया में हुआ है। वो समरफोर्ड कैलेंडर के 200वें ईयर में समरफोर्ड एम्पायर में पैदा हुआ है। उसका नाम आरिस लुवेंट रखा गया। समरफोर्ड एम्पायर पूरे समरफोर्ड कॉन्टिनेंट पर रूल करती है। 3 साल बाद आर्स अब बड़ा हो गया है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है। इसे देख उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। आर्स महसूस करता है कि पिछली दुनिया में अपना जीवन खोने के बाद इस दुनिया में आर्स के रूप में उसका पूर्ण जन्म हुआ है। इतनी छोटी उम्र में ही विभिन्न किताबों को पढ़ने की वजह से उसने इस दुनिया की काफी जानकारी हासिल कर ली है। उसे यह एहसास होता है कि यह दुनिया अर्थ से बिल्कुल अलग है। यहाँ कई सारी रहस्यात्मक चीजें होती रहती है और यहाँ के लोग जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे यह दुनिया एक वीडियो गेम की तरह लगती है। जिस लुवेंट फैमिली में उसका जन्म हुआ था वह एक नोवेल घराना था और उन्हें छोटे से क्षेत्र लेम्बर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका घर काफी बड़ा और सुंदर था और उनके यहाँ काफी सारे काम करने वाले नौकर और नौकरानियां थे। आर्स खुद को काफी खुशनसीब महसूस करता है कि उसे ऐसे घराने में जन्म लेने का मौका मिला। साथ ही उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि यहाँ किसी के पास नहीं है। वो अपनी इस शक्ति को जानता है। एक दिन वो अचानक सिपाहियों के ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। उसे वहाँ देख सभी सोल्जर चौंक जाते हैं। फिर वह उन सब से कहता है कि वो बस यहाँ उन सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखने आया है। उसे सुरक्षित स्थान में देख सिपाहियों को इससे कोई एतराज नहीं होता। उसे इतनी छोटी उम्र में यहाँ आते देख सिपाही उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक दिन बड़ा होकर जरूर महान योद्धा बनेगा। उसी दौरान आर्स एक ट्रेनी सोल्जर को देखता है जो कि अपने मास्टर से फाइट सीख रहा है और उनकी डांट भी खा रहा है। वह ट्रेनी अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगा है। आर्स को वह ट्रेनी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वह अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेनी की खूबियों को देखता है। उसे लगता है कि इस ट्रेनी में भाला चलाने से ज्यादा तीरंदाजी की बेहतरीन स्किल है। इधर वह ट्रेनी अपने मास्टर से बुरी तरह हार कर काफी थका हुआ सा होता है। तभी आर्स उसके पास जाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। वो ट्रेनी यह देख चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। फिर आर्स उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी धनुष का इस्तेमाल किया है। इस पर वो ट्रेनी कहता है कि वो कभी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा जो कि अपने दुश्मन को दूर से मारे। वह एक असली मर्द की तरह आमने सामने लड़कर दुश्मन का खात्मा करना चाहता है। फिर आर्स उसे सुझाव देते हुए कहता है कि शायद तुम भाले के मुकाबले धनुष चलाने में माहिर हो। तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। पर वह ट्रेनी धनुष चलाने को तैयार नहीं होता। इस पर बाकी के सिपाही उसे एक बार धनुष चला देने को कहने लगते हैं क्योंकि आखिरकार यह हमारे छोटे मालिक का विश है। उसे उनकी बातों को इस तरह काटना नहीं चाहिए। इसे सुन वह ट्रेनी एक शॉट मारने को तैयार हो जाता है पर वह तीर उठाते हुए आर्स से कहता है कि उसने अपने जीवन में कभी भी धनुष नहीं चलाया। इस पर आर्स उस पर विश्वास दिखाते हुए कहता है कि तुम यह कर सकते हो। फिर वह ट्रेनी अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए कमान से तीर को छोड़ता है और सच में उसका तीर बिल्कुल ही निशाने के बीच में लगता है। बाकी सैनिक इसे देख शॉक्ड हो जाते हैं पर उन्हें लगता है कि यह तुक्के से लग गया। वे उसे फिर से एक शॉट मारने को कहते हैं। वो ट्रेनी कई सारे शॉट मारता है और उसका हर तीर निशाने के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगता है। सभी उस ट्रेनी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक तीरंदाज बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वो ट्रेनी जिसका नाम मिले है वो भी सोचता है कि धनुष चलाना उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि आखिरकार जंग में सब कुछ जायज है। फिर वहाँ के सभी सिपाही आर्स को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने मिले की खूबी को कैसे पता किया। इस पर आर्स कहता है कि उसने बस अनुमान लगाया था। आर्स जानता है कि कोई भी उसकी अप्रेजल वाली शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने किसी को अपनी शक्ति के बारे में सच नहीं बताया। आर्स की शक्ति बाकी लोगों पर वैसे तो काम करती थी पर वह खुद पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। रात को खाने के दौरान आर्स के फादर उसे मिले की धनुष संबंधी प्रतिभा को ढूंढ देने पर उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। आर्स अपने पिताजी से थोड़ा डरता था क्योंकि वह हमेशा ही बहुत ही गुस्से में दिखाई देते थे। फिर आर्स अपने पिताजी पर भी अपने अप्रेजल शक्ति का प्रयोग करता है। वो यह देख चौंक जाता है क्योंकि उनके
स्टेट्स काफी ज्यादा बेहतरीन थे। वो इस बात से काफी ज्यादा प्रभावित होता है कि उसके पिता एक किसान से एक नोबेल व्यक्ति बन गए, वो भी अपने मार्शल आर्ट कौशल से। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि वो अपने इंस्टिंक्ट को और अधिक निखारे, क्योंकि आखिरकार उसे एक दिन इस राज्य का लीडर भी तो बनना है। वे आगे कहते हैं कि लोगों की प्रतिभा को पता लगाने की उसकी क्षमता भविष्य में उसकी काफी मदद करेगी। फिर वे अपने खाने का कुछ हिस्सा आर्स को देते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। आर्स इस पर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद से तो आर्स अपने साम्राज्य को जानने के लिए और अधिक पुस्तकें पढ़ने लगता है। इन्हें पढ़ने के बाद वो महसूस करता है कि इस साम्राज्य का भविष्य बहुत ही खतरे में है, क्योंकि यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं। आम लोगों के बीच कई सारे विद्रोह हो रहे हैं और अमीर लोग अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्स को डर है कि कहीं ये सभी चीजें मिलकर साम्राज्य को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा न कर दे। उसे अपने लोगों की फिक्र है और वह किसी तरह भी अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है। तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आती है और उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वह एक कॉस्ट्यूम लगाकर रास्ते में निकल पड़ता है और टाउन के सभी लोगों के स्टेट्स को अपने अप्रेजल पावर से देखने लगता है। काफी देर तक जांच करने के कारण आर्स काफी थक जाता है और वह एक गली में बैठ जाता है। तभी अचानक एक औरत एक आदमी को अपने दुकान से निकाल देती है, क्योंकि वह अपने आइटम उस आदमी को नहीं बेचना चाहती थी। आर्स उस आदमी को देखता है। उसे लगता है कि शायद यह आदमी यहाँ का तो नहीं है। तभी एक बच्चा उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तो मेल्कन है। उसकी मम्मी उसे उससे दूर रहने को कहती है। वहाँ से गुजरता हर आदमी मेल्कन को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। आर्स उसे देख सोचता है कि मेल्कन एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि समुद्र पार करके यहाँ पर आए हैं। वह जानता है कि इनमें से ज्यादातर लोग गुलामों के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं। उसे उस पर दया आती है, इसलिए वह उस आदमी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ता है। सभी उस बच्चे को ऐसा करते देख काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हाउस लुवेंट का उत्तराधिकारी एक मेल्कन की मदद क्यों कर रहा है। वह आदमी उसकी रोटी को लेता है और आंखों से आंसू बहाते हुए उसे खाने लगता है। तभी आर्स अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को देखता है। वो यह देख चौंक जाता है कि उसके स्टेट्स तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। वह जानता है कि यह आदमी एक दिन महान योद्धा बन सकता है। लेकिन तभी वह आदमी आर्स को धन्यवाद देते हुए वहाँ से जाने लगता है। आर्स उसका पीछा करता है, लेकिन वह आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इससे टाउन के लोग उस पर गुस्सा करेंगे। आर्स उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रिटेनर बनोगे। इसे सुन वह आदमी चौंक जाता है। वास्तव में आर्स ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपनी सेना में रिक्रूट करना चाहता है ताकि उसका क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बन सके। उस आदमी को लगता है कि आर्स बस केवल बकवास कर रहा है, लेकिन तभी आर्स अपनी पहचान उसे बताता है। यह जान वह आदमी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी आर्स उसे बताता है कि वह चाहता है कि वो उसका रिटेनर बने, क्योंकि उसने उसके अंदर काफी ज्यादा प्रतिभा सेंस की है। वह आदमी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता। इस पर आर्स कहता है कि यह मेरी खूबी है। वह आदमी आर्स के प्रस्ताव पर रुचि तो दिखाता है, पर क्योंकि समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं है और तो और उसकी वजह से आर्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है, यह सोचकर वो इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर आर्स फिर से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा प्रतिभाशाली इंसान उसे बार बार नहीं मिलने वाला। आर्स को पता है कि यह आदमी भूखा है, इसलिए वह उसे स्वादिष्ट खाने का प्रलोभन देने लगता है और बहुत सारे फूड्स का नाम लेने लगता है। इसे सुन वह आदमी रुक जाता है और आर्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह आर्स के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि आर्स सच में यहाँ के लॉर्ड का बेटा है। तभी डाइनिंग टेबल में शेफ उन्हें खाना परोसते हैं, लेकिन वे उस आदमी को थोड़ा सा ही खाना देते हैं, क्योंकि वो एक मालकन है। फिर वे उसे कहते हैं कि खाना खत्म करने के बाद वह तुरंत ही यहाँ से चला जाए। आर्स महसूस करता है कि सच में लोगों के अंदर मेल्कन के लिए काफी ज्यादा घृणा का भाव है। नौकरों की इस हरकत पर उन्हें कुछ कहने के बजाय आर्स सीधे ही उस मालकन के पास जाकर बैठता है और अपना खाना उसे शेयर करता है। इसे देख सभी नौकर चौंक जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तभी एक मेड उस मेल्कन को भी अच्छा खाना सर्व करती है, जिसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। उस मेल्कन का नाम रीड्स है। आर्स रीड्स से पूछता है कि वो इस विलेज में क्या कर रहा है। इस पर रीड्स कहता है कि बहुत समय पहले वो एक मर्सनरीज ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन युद्ध में उनके ज्यादातर मेंबर्स मारे जाने की वजह से उनका ग्रुप टूट गया और तब से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। आर्स उससे पूछता है तो तुमने दूसरी ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं की। इस पर रीड्स कहता है कि उसे किसी ने हायर ही नहीं किया, क्योंकि कोई भी ग्रुप एक बच्चे को, वो भी बिना किसी उपलब्धि के, अपने ग्रुप में नहीं रखते। तभी एक नौकर उनके पास आता है। वह रीड्स को उनका समय पूरा होने और वहाँ से तुरंत निकल जाने की बात कहता है, पर आर्स उससे कहता है कि उसने रीड्स को यहाँ पर अपना रिटेनर बनाने के लिए लाया है। नौकर कहता है पर लॉर्ड रेवन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर आर्स रीड्स को लेकर सीधे अपने पिताजी के पास ही चला जाता है। लॉर्ड रेवन कहते हैं कि हम किसी मेल्कन को अपना अनुचर नहीं बना सकते। इस पर आर्स कहता है कि रीड्स बहुत ही प्रतिभाशाली है, अगर हमने उसे छोड़ दिया तो उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। रेवन कहते हैं कि मालकन बहुत कमजोर होते हैं, किसी भी मेल्कन के पास कोई भी स्पेशल टैलेंट
टैलेंट नहीं होता। आर्ट्स अपने पिताजी के इस पारंपरिक धारणा पर काफी ज्यादा दुखी होता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। वो उन्हें कहता है कि अगर उन्हें रीड्स के स्किल पर शक है तो वे उसका टेस्ट ले सकते हैं। अपने बेटे को रीड्स पर इतना ज्यादा भरोसा करते देख लॉर्ड रेवन हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि आर्ट्स ने मीले के भी टैलेंट को ढूंढ निकाला था। यह सोचकर वे रीड्स का टेस्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो इसमें सफल हो गया तो वे उसे अपनी सेना का हिस्सा बनाएंगे। वह खुद मॉक बैटल द्वारा उसकी परीक्षा लेंगे। इसे सुन आर्ट्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिताजी के मुकाबले रीड्स उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वह उम्र में भी उससे काफी छोटा है। वो इसे सही नहीं मानता, लेकिन इस पर लॉर्ड रेवन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि ये टैलेंटेड है, क्यों? फिर वे आगे कहते हैं कि हम दोनों बराबरी के स्तर पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि रीड्स को थोड़ी छूट दी जाएगी। इसे सुन आर्ट्स थोड़ी राहत महसूस करता है। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। रीड्स कहता है कि आखिर आर्ट्स उसे अपना रिटेनर बनाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है? क्या वह उस पर दया दिखा रहा है? आर्ट्स कहता है कि क्या तुम मेरे रिटेनर नहीं बनना चाहते? अगर नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। रीड्स कहता है कि यह उसके लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफर है। वैसे भी मेल्कन को कोई पसंद नहीं करते। तभी आर्ट्स उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि वह एक दिन इस लैंड का लॉर्ड बनेगा और ऐसे में उसे रीड्स की आवश्यकता होगी। रीड्स उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। फिर रीड्स ट्रेनिंग रूम में एंटर करता है। उसे देख सभी सिपाही उसे पहचान लेते हैं कि वह एक मेल्कन है। उनके सामने एक समय सूचक रखा जाता है। रेवन रीड्स से कहते हैं कि समय समाप्त होने से पहले अगर उसने उन पर एक भी वार किया तो वह जीत जाएगा। फिर नियम के अनुसार वे दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। लॉर्ड रेवन रीड्स पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, जिसे रीड्स बड़ी ही मुश्किल से डॉज करने लगता है। लड़ाई के दौरान लॉर्ड रेवन की पावर को देख रीड्स महसूस करता है कि भले ही यह तलवार लकड़ी की है, लेकिन अगर उसे यह लग जाए तो इससे भी उसके टुकड़े हो सकते हैं। लड़ाई चलती रहती है। रीड्स को इस तरह मुश्किल स्थिति में देख आर्ट्स को लगता है कि रीड्स के जीतने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी सैनिक यह देख हैरान हो जाते हैं कि रीड्स इतनी देर तक लॉर्ड रेवन के सामने टिका हुआ है। इधर लॉर्ड रेवन का एक प्रहार रीड्स को काफी दूर फेंक देता है, लेकिन रीड्स वापस खड़ा हो जाता है। तभी लॉर्ड रेवन उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी कम समय बचा है। इसे सुन रीड्स को आर्ट्स की बातें याद आने लगती है। वो उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। फिर वह अपना पूरा जोर लगाकर लॉर्ड रेवन पर हमला करने लगता है। भले ही उसके सारे अटैक फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। तभी रीड्स लॉर्ड रेवन पर एक आखिरी जोरदार अटैक करता है, पर लॉर्ड रेवन उसे भी रोक देते हैं और अनाउंस करते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है। रीड्स चौंकते हुए पीछे मुड़कर समय सूचक की ओर देखता है, पर वो तो अभी भी भरी हुई थी। सभी को लगता है कि रीड्स ने जरूर लॉर्ड रेवन को इम्प्रेस कर लिया है और सच में लॉर्ड रेवन उसकी जीत की घोषणा करते हैं और उसे अपने सेना में नियुक्त कर लेते हैं। आर्ट्स उन्हें थैंक्स कहता है। इस पर लॉर्ड रेवन कहते हैं कि तुम सही थे, मैंने भी इस लड़के के अंदर काफी प्रतिभा महसूस की है। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन टॉप क्लास स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। फिर वे आर्ट्स को कहते हैं कि लोगों की कौशल को समझने में उसकी जो क्षमता है वो भी काफी बेहतरीन है और अगर उसने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया तो यह उसे एक दिन महान लीडर बनाएगी। इधर बाकी के सैनिक रीड्स को घेर लेते हैं और उसे बधाई देते हुए पूछने लगते हैं कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। वे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। बाद में हमें रीड्स को उसके नए कपड़ों में दिखाया जाता है। उसने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। उसे देख आर्ट्स काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर रीड्स आर्ट्स से वादा करते हुए कहता है कि मेरा जीवन तुम्हारा कर्जदार है और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। इसे सुन आर्ट्स काफी ज्यादा खुश होता है। लुएंट हाउस में काम करते हुए रीड्स को कई महीने हो गए थे। घर के काम के साथ साथ वो सिपाहियों के साथ रोज ट्रेनिंग भी करता था। सभी सैनिक उसकी कौशल को देख काफी ज्यादा हैरान थे। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए क्लासेस लेने के बाद तो उसकी इंटेलिजेंस आसमान छू रही थी और फिर बाद में जब आर्ट्स ने फिर से उस पर अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल किया तो पाया कि रीड्स तो अब उसके हाउस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बन चुका है। जब लोगों ने उसकी इन कौशलों को देखा और उसे जानने लगे तो उन्हें विश्वास हो गया कि सच में रीड्स एक बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान है। सभी मेड्स उसे अपने साथ पाकर काफी ज्यादा खुश थे और उसके स्किल्स और इंटेलेक्ट पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। हर रोज की तरह रीड्स आर्ट्स के पास आता है और उसे आज का नया चैप्टर पढ़ाने के लिए कहता है। आर्ट्स रीड्स की पढ़ाई में मदद करता था। वह पाठ को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। रीड्स उसे उसके प्रीवियस लेसन के बारे में बताता है जो कि समरफत एम्पायर के इतिहास के बारे में था। इसमें उसने बताया था कि एंसल राज्य बाकी समरफत रीजन से भौगोलिक रूप से बिल्कुल ही अलग था। बाहरी क्षेत्रों के साथ अपने कमर्शियल गतिविधि को स्थापित करके इस राज्य ने काफी शक्ति हासिल कर ली और फिर बाकी समरफत रीजन पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन में ले लिया। फिर इस क्षेत्र को समरफत नाम दे दिया और सभी पर विजय हासिल करने के बाद एंसल के राजा ने खुद को समरफत एम्पायर का सम्राट घोषित कर दिया। इस घटना को हुए आज पूरे 203 वर्ष हो गए हैं। आर्ट्स रीड्स की कई बातों को कंफर्म करता है। फिर वह आगे कहता है कि आज के दिन में समरफत एम्पायर पतन की अवस्था में है क्योंकि करंट सम्राट केवल 8 वर्ष का है।
जब तक वह पूरी तरह से शासन अपने हाथ में नहीं ले लेता तब तक उसके जागीरदार ही शक्तिशाली रहेंगे। इस वजह से सरकार के बीच भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, जिसके कारण देश भर में काफी विद्रोह हो रहे हैं। प्रत्येक राज्य एम्परर को नजरअंदाज करते हुए स्वतंत्र रूप में अपना शासन करने में तुले हुए हैं। हालांकि विरोध अभी उतना जोर नहीं पकड़ सका है, लेकिन भविष्य में बड़े संघर्ष होने के आसार हैं। उसके पिता को तो पहले से ही मौजूदा संघर्ष रोकने का काम सौंप दिया गया है, इसलिए आर्स चाहता है कि वो अपने अप्रेजल स्किल से कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का ग्रुप बनाए जिससे कि भविष्य में उसे यह जंग लड़ने में मुश्किल ना हो। पर वह उम्मीद यही करता है कि जंग ना छिड़े। आर्स इस सोच में है कि अगर जंग छिड़ी तो शुरुआत कहां से हो सकती है। इस पर रिट्स कहता है कि यह जरूर मिशन रीजन से शुरू होगा, क्योंकि वहां के जनरल काफी बूढ़े हो चुके हैं और मरने की कगार पर है। उनके 2 बेटे हैं। भले ही बड़ा बेटा पद का हकदार है, लेकिन छोटा बेटा उससे काफी ज्यादा कैपेबल है। वह बूढ़ा जनरल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर उसके मरने के बाद पद का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। यदि उसने मरने से पहले कोई डिसीजन नहीं लिया तो उनके बेटों के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी, जिससे कि वॉर शुरू हो सकती है। वह यह भी मानता है कि अगर जनरल ने उसका उत्तराधिकारी चुन भी लिया तो भी लड़ाई होना तय है, क्योंकि उसके दोनों बेटे सत्ता के भूखे हैं। इसे सुन आर्स काफी घबरा जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पिता किसका साथ देंगे। रिट्स को लगता है कि शायद उसके पिता बड़े बेटे के पक्ष में होंगे, पर चुनाव करना तो उनके भी हाथ में नहीं है। आर्स को रियलाइज होता है कि उसके फादर मिशन गवर्नर के प्रत्यक्ष जागीरदार नहीं है, बल्कि वो तो केनार हेड के एक जागीरदार हैं, जहां लेम्बर्ग पड़ता है। आर्स को लगता है कि अगर युद्ध छिड़ गई तो उसकी यह अप्रेजल एबिलिटी काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उसे यह पता होगा कि किसका साथ देना है, लेकिन फिर भी आर्स काफी चिंतित है, क्योंकि उसके पास अभी केवल रिट्स ही है। अगर फादर का साइड कमजोर पड़ गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। तभी रिट्स कहता है कि यह युद्ध हमारे लिए एक काफी अच्छा मौका है। अगर हम इस वॉर में बड़ी भूमिका निभाते हैं तो लॉर्ड को एडवांस रैंक मिल सकता है। फिर रिट्स आर्स को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने को कहता है। वो इसमें हर पल उसका साथ देगा। वह आगे कहता है कि हमें सक्षम लोगों की तलाश करने की जरूरत है। वह इसके लिए आर्स से सहायता मांगता है। आर्स तैयार हो जाता है। फिर वे प्रतिभाशाली लोगों की खोज में निकल पड़ते हैं। घर से बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि लॉर्ड रेवन तलवार की प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। आर्स सोचता है कि शायद पिताजी को पता है कि युद्ध बहुत ही जल्द छिड़ने वाला है, इसलिए वे आजकल काफी ज्यादा तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। आर्स अपने फादर को बताता है कि वह बाहर प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में जा रहा है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि वो किसी ऐसे को ढूंढे जो कि मैजिक में अच्छा हो। इसे सुन आर्स चौंक जाता है। इस पर रेवन कहते हैं कि भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए जादूगर काफी उपयोगी साबित होंगे। वे खुद मैजिक में उतने खास अच्छे नहीं हैं। उनके ग्रुप में कुछ जादूगर तो हैं, पर वे भी उतने ब्लेस्ड नहीं हैं। रिट्स को एहसास होता है कि सच में युद्ध में जादूगर काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे युद्ध का रुख बदल सकते हैं। आर्स को वह दिन याद है जब उसने एक अजीब डिवाइस पहनकर जादू करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसके फादर ने उसे ऐसा करने को कहा था। मंत्रों को पढ़कर उसने जादू को तो कास्ट कर दिया, पर यह काफी कमजोर जादू था, जिसके बाद से उसके फादर ने उसे कभी भी मैजिक करने के लिए नहीं कहा। इसके बाद वे अपनी सवारी लेकर शहर में जाने लगते हैं। रिट्स को विश्वास है कि आर्स की यह प्रतिभा युद्ध में काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आर्स भी अपने परिवार के भविष्य के खातिर अपना पूरा जोर लगाने को तैयार है। वे केनार के फोर्टिफाइड नामक शहर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर आर्स यहाँ लोगों की इतनी ज्यादा संख्या को देख हैरान हो जाता है। रिट्स उसे बताता है कि यह शहर 50,000 लोगों का घर है। इसे सुन आर्स चौंक जाता है, क्योंकि यह संख्या तो उसके शहर लेम्बर्ग से 5 गुना ज्यादा था। फिर रिट्स सामने स्थित केनार कैसल की ओर इशारा करता है और वह आर्स को बताता है कि यह कैसल पेल फैमिली का घर है, जो कि एक काउंटी चीफ का परिवार है। आर्स रास्ते में कई सारे अमीर लोगों को देखता है और उम्मीद करता है कि एक दिन लेम्बर्ग के लोग भी इतने ही आलीशान जीवन जिए। फिर आर्स अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करते हुए चारों ओर देखता है। वह किसी अद्भुत प्रतिभा की खोज में है। काफी ढूंढने के बाद भी आर्स को अद्भुत प्रतिभा वाला इंसान नहीं मिलता। वो काफी निराश हो जाता है। एक इंसान की क्षमता नंबर और योग्यता में विभाजित होती है। नंबर चाहे कितने भी हो, अगर उसमें योग्यता नहीं है तो वह इंसान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। रिट्स उसे समझाते हुए कहता है कि अभी उसके पास काफी समय है किसी टैलेंटेड इंसान को ढूंढने के लिए। अभी तो उसने बस शुरुआत की है। रास्ते से गुजरते हुए आर्स अचानक एक गली में कई भिखारियों को देखकर रुक जाता है। जब रिट्स की नजर उस पर पड़ती है तो वह उदास हुए आर्स को बताता है कि जब तक अमीर लोग मौजूद हैं, तब तक गरीब लोग भी अस्तित्व में रहेंगे। भले ही
वह मानता है कि यह कहना गलत होगा क्योंकि आर्स ने ही उसे ऐसी जिंदगी से निकाला है, पर वे इसमें कर ही क्या सकते हैं। आर्स रीड्स की बातों से सहमत होता है, पर इस शहर को लेकर उसका नजरिया अब पहले से काफी बदल चुका है। वह रीड्स से कहता है कि वह भविष्य में ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जहां अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। इसे सुन रीड्स काफी गर्व महसूस करता है कि उसे आर्स जैसा कोई मास्टर मिला है। तभी हमें एक स्ट्रेंज कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनकी जासूसी कर रही थी। इधर आर्स और रीड्स केनार के सबसे बड़े बाजार में पहुंचते हैं। यहाँ खाने की इतनी सारी चीजों को देख आर्स हैरान हो जाता है। तभी एक दुकानदार आर्स को देखकर उससे अपने ड्रैगन अंडे बेचने की कोशिश करता है ताकि वह ड्रैगन को अपना पेट बना सके। इसे देख आर्स चौंक जाता है। वह सोचता है कि ड्रैगन यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वह ड्रैगन के साथ उड़ते हुए सपने देखने लगता है। वह दुकानदार और भी लुभावनी बातें करते हुए आर्स को अंडे खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। इधर आर्स अंडे खरीदने के लिए पैसे निकाल ही रहा होता है कि तभी रीड्स उस दुकानदार के गले में अपनी तलवार तान देता है। वह जानता है कि यह सब झूठ है। वह उस दुकानदार को लोगों को भरमाने के लिए धमकाने लगता है। वह दुकानदार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन रीड्स को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जानता है कि यह शहर उस कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड में नहीं है जहां ऐसे अंडे पाए जाते हैं। रीड्स ने ड्रैगन के अंडे के बारे में काफी कुछ पढ़ा है और वह इसके रंग और रूप को देखकर ही बता देता है कि यह ड्रैगन के अंडे नहीं है बल्कि छिपकली के अंडे हैं। पर वह दुकानदार अभी भी खुद को सही बताने में लगा हुआ है। आखिर में रीड्स उस दुकानदार को जान से मारने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसने आर्स को धोखा देने की कोशिश की। इस पर वह दुकानदार काफी ज्यादा डर जाता है। तभी आर्स रीड्स को ऐसा करने से रोकने लगता है। वह कहता है कि वह उससे अंडा नहीं खरीदेगा। आर्स को देख रीड्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आर्स से अपनी ऐसी हरकत के लिए माफी मांगने लगता है। आर्स भी उसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए थैंक्स करता है। वह सोचता है कि अंडे वाले की तरह बाकी लोग भी उसे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसे जानकार बनना होगा वरना कहीं रीड्स किसी की जान न ले ले। फिर वे वापस टैलेंटेड इंसान की खोज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लंच ब्रेक लेते हैं। तभी खाते हुए आर्स को एक स्टॉल में काफी सारी कैंडी दिखती है। वह दौड़ते हुए उस दुकान में जाता है और कुछ मिठाई खरीदने के लिए पैसे की थैली निकालता ही है कि तभी अचानक कोई उसे धक्का देकर उसके पैसे की थैली चुरा लेता है। आर्स को तो यह पता ही नहीं लगता कि किसी ने उसकी थैली चुरा ली, लेकिन रीड्स इसे भाप लेता है। वह आर्स से कहता है कि उसकी थैली चोरी हो गई है, पर वह घबराए नहीं, वह उस चोर को पकड़ के रहेगा। फिर रीड्स आर्स को अपनी पीठ पर उठाकर उस चोर के पीछे भागने लगता है। यह वही चोर थी जो कि कुछ समय पहले उनकी जासूसी कर रही थी। रीड्स तेजी से दौड़ते हुए जाकर उस चोर का चोंगा उतार देता है, पर वह भागते हुए एक गली में घुस जाती है। जब रीड्स वहाँ पहुँचता है तो वे देखते हैं कि वह चोर कुछ गुंडों के बीच घिरी हुई है। भागने की कोशिश करने पर उन गुंडों का बॉस उस चोर लड़की को एक मुक्का मारकर गिरा देता है। इसे देख आर्स खुद को रोक नहीं पाता और बॉस को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, पर बॉस को आर्स का इस तरह उनके मामले में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से से आर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी रीड्स उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और काउंटर अटैक करते हुए उसे धराशायी कर देता है। फिर रीड्स उसके बाकी के दोस्तों की भी धुलाई करते हुए उन्हें वहाँ से भागने में मजबूर कर देता है। आर्स को फिक्र है कि क्या वो लड़की ठीक तो है। वह उस पर अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके स्टैट्स को देख आर्स भौचक्का रह जाता है क्योंकि उसके पास एस रैंक की मैजिकल एबिलिटी थी और टॉप क्लास की स्किल्स भी। उस लड़की का नाम शार्लेट है। वह यह जानकर भी हैरान होता है कि इतनी कम उम्र में उसमें ऐसी खूबी है। आर्स देखता है कि लड़की में मैजिकल स्किल्स तो गजब की है, पर बाकी कॉम्बैट फॉर्म में वो उतनी अच्छी नहीं है। रीड्स शार्लेट के पास जाता है और उसे आर्स की थैली वापस करने को कहता है, पर तभी आर्स उसे अपनी सेना में भर्ती होने का प्रस्ताव रखता है। इसे सुन रीड्स चौंक जाता है। उसे लगा था कि ये लड़की बस एक साधारण चोर है, पर आर्स उसे बताता है कि इस लड़की में अद्भुत मैजिकल स्किल्स हैं। पर शार्लेट आर्स के ऑफर को रिफ्यूज कर देती है क्योंकि वह उस जैसे बच्चे के अंडर काम नहीं करना चाहती। इसे सुन आर्स चौंक जाता है। वह उसे अपने ओर आने के लिए कन्विंस करने लगता है ताकि उसकी शक्तियाँ सही चीज के लिए इस्तेमाल हो। इस पर वह कहती है कि उसने कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं किया है। आर्स उसे बताता है कि वह देख सकता है कि उसके अंदर अद्भुत जादुई क्षमता है और वह यह भी जानता है कि उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए वह चोरी चकारी करती है। अगर वो उसकी वेसल बन जाए तो उसका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। इस पर शार्लेट कहती है कि आखिर तुम जैसे अमीर लोग हमें समझते क्या हो, मैं तुम जैसे रईस लोगों की प्रोटेक्ट टूल नहीं बनना चाहती। आर्स उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह दूसरे रईसों जैसा नहीं है। उसका ड्रीम एक ऐसा शहर बनाने का है जहाँ लोग भेदभाव से दूर शांति के साथ एक होकर रहे और वह इसमें उसकी मदद चाहता है। शार्लेट कहती है कि हमें यह नहीं पता कि हमारा अगला निवाला क्या होगा भी या नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस ख्याल
ख्याली दुनिया को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूं। उसे लगता है कि वो उसे बस इसलिए हायर करना चाहता है ताकि दूसरों के सामने वो खुद को महान दिखा सके, इसलिए वह उसके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर देती है। फिर रिड्स उसे आर्स की थैली वापस करने को कहता है। इस पर वह उसे उस थैली को वापस करते हुए कहती है कि उन्होंने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह उनके कर्ज में नहीं रहना चाहती। आर्स उससे पूछता है कि वो लोग कौन थे। इस पर शार्लेट कहती है कि वे उन स्लेव मर्चेंट्स के गुर्गे हैं जिनके वहाँ से वो भाग निकली थी। आर्स कहता है कि तब तो तुमको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इस पर वह कहती है कि वो नहीं जा सकती। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए शार्लेट के पास आते हैं। रिड्स पूछता है कि ये बच्चे कौन हैं? शार्लेट कहती है कि ये सभी बच्चे उसी की तरह अनाथ हैं और इनकी जिम्मेदारी उस पर है। वह यूं ही इन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। इसे देख आर्स को दया आ जाती है और वह अपने पैसों की थैली वापस शार्लेट को दे देता है। शाम को आर्स अपने कमरे के बाहर बेंच में उदास बैठकर कुछ सोच रहा होता है। इसे देख रिड्स उसे कमरे में वापस आने के लिए कहता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड है, पर आर्स नहीं हिलता। रिड्स आर्स की भावना को समझता है। वह कहता है कि वह भी शार्लेट से सहानुभूति रखता है क्योंकि एक समय वह भी उसके जैसा ही था। वह आर्स से कहता है कि शायद पास्ट में रईसों ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया होगा, इसलिए वह सभी रईसों को काफी बुरा समझती है, पर मुझे पता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। आर्स कहता है कि शायद मैंने अपने प्रिविलेज को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, इसलिए शार्लेट का ऐसा मानना बिल्कुल सही है, लेकिन सच में वह एक खुशहाल जगह बनाना चाहता है, पर इसके लिए मुझे थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। तभी अचानक आर्स उन्हीं अनाथ बच्चों को रास्ते में दौड़ते हुए देखता है। वे शार्लेट का नाम पुकार रहे थे। आर्स और रिड्स जल्दी से बाहर निकलकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। इस पर वे बताते हैं कि कुछ गुंडों ने मिलकर शार्लेट का अपहरण कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही गुंडे होते हैं जिनसे सुबह उनकी भिड़ंत हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।